साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष अपने अपने तरीके से स्पीचेस दे रहे हैं, अपने अपने मत वहां पर जाहिर कर रहे हैं और लोगों की, अन्य देशों की भी प्रतिक्रिया उस पर आ रही है। कल शाम को खबर आती है कि जयशंकर साहब ने भी स्पीच दी है और इस कदर स्पीच दी है कि सबके दोगलेपन को उजागर कर दिया और सबको एक्सपोज कर दिया जो भी अपना दोहरा चरित्र दिखा रहे थे। अब जयशंकर साहब ने क्या कहा, शहबाज शरीफ इससे पहले क्या कह के गया था, उसको हमने किस तरह से जवाब दिया, अमेरिका को कैसे जवाब दिया, ट्रंप ने क्या कहा, नेतन्याहू ने क्या कहा, इजराइल वाले, इन सब पर हम आएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यूएनजीए है क्या। आखिर आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या ये यूएनजीए की बात चल रही है इतने दिनों से। तो देखिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तब 1945 में एक ऐसा संगठन, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसका ये काम था कि दुनिया में शांति बनाए रखना, दुनिया में सबको जस्टिस, इंसाफ दिलाना, दुनिया के अलग अलग जो जैसे गरीबी है, कहीं भुखमरी है, ये समस्याएं हैं, इनसे निजात दिलाना और ये कोशिश करना कि सभी में इक्वलिटी बनी रहे। इसका ये एक तरीके से एजेंडा था यूनाइटेड नेशंस का। इसके कुछ प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, जैसे इसका एक महासभा होती है, जैसे जनरल असेंबली बोलते हैं, जैसे हमारे यहाँ संसद होता है उस तरह से यहाँ पर अलग अलग देश आकर के अपना मत जाहिर करते हैं। इसका एक सचिवालय होता है, इनका एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी होता है जहाँ पर न्याय दिया जाता है, ट्रस्टीशिप काउंसिल होती है जहाँ पर सब लोग अपना अपना एक तरीके से पोर्शन देते हैं जिससे कि इसको चलाया जा सके, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जहां पर सामाजिक और आर्थिक सुधारों की बात करी जाती है ऐसी परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें कहते हैं ना भारत के पास वीटो नहीं है, चाइना के पास वीटो है, वो यही है। सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं जो हर 2 साल पर सीट बदलती रहती है। जो 5 परमानेंट हैं उनमें यूके है, फ्रांस है, यूएस है, रशिया है, चाइना है। इन सबके पास वीटो पावर है। अगर कोई यूएन से प्रस्ताव पारित कराना होता है तो इसमें वोटिंग होती है और वोटिंग में से अगर किसी भी एक परमानेंट मेंबर ने ये कह दिया कि नहीं नहीं ये पास नहीं हो सकता, तो फिर वो पास नहीं हो पाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि जब यूएन बना तो यूएन में ज्यादातर, अच्छा यूएन में एक चीज और भी है, जो उसमें पैसा दिया जाता है वो भी हर किसी का अलग अलग परसेंटेज है। तो सबसे ज्यादा पैसा यूएस और यूरोप जैसे देश देते आए हैं, तो जाहिर सी बात है उनका इसमें वर्चस्व रहा है और उनकी बात को ही ज्यादा तवज्जो दी गई है। दूसरी बात यह भी है कि यूके, फ्रांस और यूएस ये तीनों ही देश वीटो पावर लेकर के बैठे हुए हैं, 5 में से 3 तो यही हो गए। तो जाहिर सी बात है जो यूरोप और यूएस चाहेगा वही होगा। रशिया और चाइना किसी किसी मुद्दों पर अपना वीटो लगा देते हैं जिससे बाकी लोगों को दिक्कत आती है। तो कहने का मतलब है ये एक ऐसी व्यवस्था इन लोगों ने बना दी है जो चंद देशों तक ही या चंद गुटों तक ही सीमित रह गई है। आखिरकार आपने यूएन बनाया था तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण ही तो बनाया कि ये बार बार वर्ल्ड वॉर होते हैं, आगे ना हो, इसलिए इसको बनाया जा रहा है। तो वर्ल्ड वॉर के बाद आप एक चीज देखिए, 2 गुट बन गए, एक यूएसए वाला गुट, एक बन गया यूएसएसआर वाला गुट। इसमें कोल्ड वॉर चलता रहा। ये गुट की रिफ्लेक्शन आपको इसमें भी दिखेगी। यूएस वाला गुट जिसमें यूके, फ्रांस और यूएस हैं, और रशिया वाला या यूएसएसआर वाला जिसमें रशिया, चाइना है। तो ले दे के वही 2 गुट आज भी चले आ रहे हैं। बात सही है कि वो जो कोल्ड वॉर था वो 1991 में खत्म हो गया, यूएसएसआर का विखंडन हो गया, यूएसएसआर के 15 टुकड़े हो गए। तो जब यूएसएसआर के टुकड़े हो गए थे, यूएस सुपर पावर बन गया था, जीत गया था, तो उसके बाद इसमें भी रिफॉर्म्स होने चाहिए थे। इसको तो आप आज भी वैसे ही चला रहे हो, इसमें भी 2 गुटबाजी है। तो ऐसी स्थिति में आप कैसे ये तय कर लोगे कि दुनिया को आप इंसाफ दिला सकते हो? या यूएन ने आज तक कौन सी ऐसी समस्या है दुनिया की जो सुलझा दी हो? कश्मीर का विवाद यूएन में पहुंच गया, आज तक देखो हम पीओके ले नहीं पाए अभी तक। उसी प्रकार से फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जो नक्शा बना करके यूएन ने पास किया था, उसकी वजह से आज भी वहाँ लड़ाई हो रही है। यानी कि दुनिया में जहां जहां यूएन का दखल रहा है वहां वहां अभी भी लड़ाई चल रही है, या कहें कि उसका कोई सोल्यूशन निकला नहीं है। और जब जब लड़ाई होती है आपको पता है किस देश को फायदा होता है। तो जाहिर सी बात है यूएन उस तरह से काम कर रहा है। अब आप कहोगे यूएन की इतनी कहानी क्यों बताई? क्योंकि जयशंकर साहब ने जो बोला है मैं उस पर आऊंगा। एक चीज और बता दूं कि यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है इसमें सभी राष्ट्राध्यक्ष अपनी अपनी बातें कहते हैं और हर साल सितंबर में इसकी बैठक होती है। इस बार 9 सितंबर से 28 सितंबर तक अलग अलग देश के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर अपने बयान देंगे, यह चल रहा है। और इस बार यूएन को टोटल 80 साल हो रहे हैं, तो 80 साल के उपलक्ष्य में थोड़ी इसकी जो अहमियता है वो बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में इस बार जो इसका थीम रखा गया है 80वें यूएनजीए का, वो है बेटर टुगेदर 80 ईयर्स एंड मोर फॉर पीस, डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट्स। ठीक है, पीस, डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे ये। इस बार इनका जो जोर है यूएनजीए में वो है फिलिस्तीन के पार्टिसिपेशन का, कि फिलिस्तीन को कुछ देश इस बार मान्यता दे रहे हैं ना, आपने देखा होगा यूरोप के देश अलग अलग मान्यता देते चले आ रहे हैं।
यूके, उधर कनाडा ने भी दे दी है। अलॉन्ग साइड क्लाइमेट चेंज पर बात करेगा ये, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पर बात करेगा, ग्लोबल फूड क्राइसिस दुनिया में खाने का जो संकट है, और कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहे हैं अलग अलग जगहों पर, उन सब पर इन्होंने अपना मेन एम बनाया है चर्चा का। किसने? यूएनजीए ने। तो ये यूएनजीए का मैंने आपको बैकग्राउंड दे दिया, अब मैं इसको हटा देता हूं। अब देखिए जयशंकर साहब पर आते हैं। जयशंकर साहब की बारी कल आई। जयशंकर साहब से पहले नेतन्याहू, उससे पहले पाकिस्तान का पीएम, ये सब बोल चुके हैं। हालांकि और देशों ने भी बोले, मैं मेजर उन लोगों की बता रहा हूं जो चर्चा में रहते हैं। तो जयशंकर साहब ने कल साफ साफ ये कहा कि देखो ऐसा है कि दुनिया में जहां जहां आतंकवाद होता है उसके तार एक ही देश से जाकर के जुड़ते हैं, ऐसा इन्होंने साफ साफ कहा। हुआ ये था, देखो ये देखिए, बड़े आतंकी हमलों के तार एक ही देश से जुड़े होते हैं। जयशंकर ने यूएनजीए में पाकिस्तान को खूब सुनाया। पाकिस्तान का नाम लिए बगैर जयशंकर साहब ने कहा कि ऐसा होता है। साथ ही जयशंकर साहब ने यह भी कहा कि अगर आप सांप पालोगे तो वो एक दिन आपको ही डसेगा। ये इशारा किसकी तरफ था? अमेरिका की तरफ। क्योंकि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की अपने आप में कोई औकात नहीं है, उसको अमेरिका पाल रहा है या यूरोप पाल रहा है। तो इन सबको हिदायत थी कि तुम अगर पाकिस्तान को ज़्यादा पालोगे तो एक दिन तुम्हारे यहाँ ही ये ऐसी हरकतें करेगा, तब तुम क्या करोगे। जयशंकर साहब ने यह भी कहा कि जिस तरह से हमारे देश में समय समय पर ये घटनाएं कराता रहता है, उसकी वजह से हमारे देश में अशांति फैली हुई है। और हमने ये भी कहा कि जिस तरह से हमारे यहाँ पहलगाम की घटना हुई थी, उसको ये काउंटर करने की कोशिश कर रहा है, वो इसके काउंटर करने के जितने पॉइंट्स हैं वो सब इनवैलिड हैं। हालांकि इन सब बात को हमारी डिप्लोमेट ने भी उजागर कर दिया था। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए हमारी डिप्लोमेट ही जब पाकिस्तान का पीएम बोल करके चला गया था, तो उस पीएम के पॉइंट्स को जवाब देते हुए हमारी डिप्लोमेट पीतल गहलोत ने जवाब दिया और कहा कि पाकिस्तान जिस तरह से टेररिज्म को पालता है वो किसी से छुपा नहीं है। साथ में ये भी कहा कि पहलगाम अटैक में जो इस्लामाबाद का रोल था वो भी किसी से नहीं छुपा। और ये भी कहा कि किसी भी लेवल का आप ड्रामा कर लो या किसी भी लेवल का झूठ आप बोल लो, वो सच्चाई को छुपा नहीं सकता। आप जानते हैं कि पाकिस्तान लगातार कह रहा है कि वो इस युद्ध को जीता है। पाकिस्तान दावे कर रहा है कि हमने ये गिरा दिए, उतने जेट गिरा दिए, इतने जेट गिरा दिए। उस पर भी आऊँगा, अभी मजा आएगा। देखिए, दिस इज वेरी शेम पाकिस्तान विच एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अच्छा, ये भी कहा कि ये वही पाकिस्तान है जो यूएनएससी की बैठक में जो इस साल अप्रैल में हुई थी, उसमें बैठ करके ये रेजिस्टेंस फ्रंट को बचा रहा था, उसका बचाव कर रहा था। आप जानते हैं टीआरएफ द रेजिस्टेंस फ्रंट वही संगठन है जिसने पहलगाम की घटना करवाई थी, तो उसका बचाव कर रहा था पाकिस्तान। ये भी एक्सपोज किया गहलोत जी ने। साथ में ये भी कहा कि किस तरह से टूरिस्ट का वहां पर मैसेकर हुआ था, उसको भी इन्होंने उजागर किया। कहने का तात्पर्य यह है कि इससे जो पाकिस्तान का जो पूरा मैसेज दुनिया को देने की कोशिश कर रहा था पाकिस्तान, उसका हमने इस तरह से काउंटर किया कि अब दुनिया समझ पा रही है कि झूठ फैला कौन रहा है। ये जब आया था बोलने के लिए, शहबाज शरीफ जब बोलने आया, तो इसने कहा कि हमने भारत के ऊपर विजय हासिल करी है, अपने तरीके से कहा था मतलब। फिर दूसरा जो बड़ा बयान इसने दिया वो ये कि हमने भारत के 7 जेट गिराए। अब इस पर दुनिया हंस रही है। अगर तुमने भारत के 7 जेट गिराए तो तुम मई में कह रहे थे कि 5 जेट गिराए, तुम्हारे क्रिकेटर्स कहते हैं कि 6 जेट गिराए, तुम्हारी सेना कहती है कि 5 जेट गिराए, तुम कह रहे हो कि 7 जेट गिराए। तो पहले तो ये कंफर्म कर लो कि गिरे कितने हैं। अच्छा, इन्होंने 7 जेट क्यों बोला? क्योंकि इनसे पहले डोनाल्ड ट्रंप, जब इनकी मुलाकात हुई थी डोनाल्ड ट्रंप से, तो ट्रंप के साथ मुलाकात में ट्रंप ने ये बात बोल दी थी कि 7 जेट गिरे थे पूरे युद्ध में, उस युद्ध को मैं नहीं रुकाया था। इन्होंने ये भी कहा था ट्रंप से मुलाकात के वक्त कि हाँ, इस पूरे युद्ध की जो सीज फायर है वो यूएसए ने करी है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ट्रंप के तलवे चाट रहे हैं। ट्रंप अगर ये कह देगा कि 100 जेट गिरे थे तो ये 100 बोल देंगे। इस लेवल के वो हैं, ये मैंने बोलना नहीं चाहता। तो इस तरह की जो पूरी जो मानसिकता पाकिस्तान की। अच्छा, पाकिस्तान ने जेट की तो बात कही है। जब डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हो रही थी इनकी, तब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि हमने सीज फायर कराया, तो ये बोलता है सीज फायर कराया। लेकिन कुछ दिन पहले जो पाकिस्तान का डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार बोल रहा था कि भाई किसी भी तीसरे देश की भूमिका नहीं थी सीज फायर में, हमने ही भारत से कहा था, यानी पाकिस्तान ने ही भारत से कहा था कि सीज फायर कर दो, तब मामला रुका है। तो तुम्हारा डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कुछ कह रहा है, तुम कुछ कह रहे हो, तुम्हारी आर्मी कुछ कह रही है, तुम्हारे क्रिकेटर्स कुछ कह रहे हैं, और प्रूफ तुम पे किसी बात का नहीं है। प्रूफ के नाम पे क्या दिखाते हो? एआई से बनी इमेजेस। प्रूफ के नाम पे क्या दिखाते हो? 2013 की भारत की ही किसी प्लेन की तस्वीरें, जैसे कभी कोई पुराना प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया हो, उसी की तस्वीरें 2013-14 की उठा के चला रहे हैं। इन पर कोई भी प्रमाणिक सबूत नहीं है, सिर्फ हवाबाजी है, झूठ 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 चला रहे हैं कि हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। इसी बात पर गहलोत जी ने कहा कि तुम कितना भी ड्रामा कर लो, कितना भी झूठ बोलो, सच्चाई नहीं छुप सकती जी।
तो ये तो इसकी बात है, ये तो बेकार ही है। अच्छा, पाकिस्तान इस समय किस चीज़ में लगा हुआ है? पाकिस्तान को अमेरिका की सपोर्ट चाहिए, और अमेरिका का सपोर्ट इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि इंडिया को परेशान करना है, ये औकात नहीं है पाकिस्तान की। अमेरिका का सपोर्ट इसलिए चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के हाथ से बलूचिस्तान ना निकल जाए। पाकिस्तान बलूचिस्तान में बर्बरता करना चाहता है, इसलिए उसे अमेरिका का सपोर्ट चाहिए। समझ रहे हैं आप बात को? तो ये पूरा खेल जो तलवे चाट रहे हैं, पैसे के लिए तो चाट ही रहे हैं, वो तो हमेशा चाटते ही हैं, उससे ज़्यादा बलूचिस्तान का इनको ये लग रहा है कि कहीं वो टूट ना जाए। ठीक है, और ये जो झूठ बोल रहे हैं ना, इस झूठ को भी सपोर्ट कर रहा है अमेरिका। ये जो झूठ लगातार एक के बाद एक बोल रहे हैं, अगर ये अमेरिका के खिलाफ चलेंगे तो अमेरिका 1 मिनट में दुनिया को बता देगा कि ये सबूत है कि उस पर सैटेलाइट वगैरह सब कुछ रहता है, तो ये एक्सपोज हो जाएंगे। तो अपने झूठ को बचाने के लिए, अपने देश को टूटने से बचाने के लिए, अपने देश की आवाम को झूठ परोसने के लिए ये अमेरिका का सहारा ले रहे हैं। ठीक है, तो ये जवाब दे दिया गया। जयशंकर साहब ने भी फिर ये जवाब दिया। फिर जयशंकर साहब आके बोले कि भाई सभी जितनी भी घटनाएं होती हैं सबके तार एक ही देश से जुड़े हुए हैं। ठीक है साहब। फिर ये भी कहा कि सांप पालोगे तो एक दिन में तुम्हें ही डसेगा, ये भी जयशंकर साहब ने बोल दिया। फिर जयशंकर साहब आते हैं अन्य मुद्दों पर। जयशंकर साहब ने कहा कि जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं उनको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि उन्हें किसी भी एक सिंगल सप्लायर पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। यानी कि जैसे अमेरिका सुपर पावर बन गया और आज की डेट में सबको हड़का रहा है, तो ऐसे हड़का ले कोई देश, ऐसी स्थिति ना आए, इसलिए दुनिया में मल्टीलेटरलिज्म होना चाहिए, या जैसे बाइपोलर वर्ल्ड बोला जाता है, मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए। बाइपोलर का मतलब होता है यूएसए, यूएसएसआर या रशिया। अभी तो खैर केवल एक ही पोल है, वो यूएस है। हम चाहते हैं मल्टीपोलर हो जाए, कई सारे देश बड़ी बड़ी शक्ति के रूप में उभर के आ जाए, जिससे कि कोई एक देश दुनिया को परेशान ना कर सके। तो इसी चीज़ पर भारत कह रहा है कि जो ग्लोबल साउथ है उसके देशों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी एक देश पर न टिक जाए, वरना सबके सब बर्बाद हो जाएंगे। आप कहेंगे ग्लोबल साउथ क्या होता है, तो मैं ग्लोबल साउथ भी आपको दिखा देता हूँ। दुनिया को कथित तौर पर कहने के लिए 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक ये लाइन है, ठीक है, इस लाइन के ऊपर जो आपको ये वायलेट कलर के देश दिख रहे हैं, हालांकि नीचे आता है, लेकिन इसको भी ग्लोबल नॉर्थ में रखा गया है। इनको ग्लोबल नॉर्थ बोला जाता है। ये वो देश हैं जो अमीर हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, पैसे वाले हैं। और जो ये पीले रंग में दिखाए जा रहे हैं, इनको साउथ की कंट्रीज कहा जाता है, जो डेवलपिंग हैं। जो डेवलप्ड नहीं है, डेवलपिंग है। आप कहोगे चाइना भी है, अब चाइना को भी डेवलपिंग मानते हैं कुछ लोग, चाइना खुद कहता है हम डेवलपिंग है, लेकिन वो बात अलग है, उस पर पैसा बहुत है। तो भारत क्या कर रहा है कि इन सब देशों का प्रतिनिधित्व करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए भारत कभी कभी अफ्रीका को भी G20 में शामिल करा देता है। भारत आसियान देशों के साथ भी अलग से संबंध बना रहा है। भारत इन देशों के साथ, ब्राजील वगैरह के साथ भी अच्छी तालमेल बना करके चल रहा है। भारत ये चाहता है कि ग्लोबल साउथ का लीडर बन जाए, और भारत के पास वो मौका भी है। भारत समय समय पर इनकी आवाज भी उठाता रहता है। इसलिए भारत ने इन देशों से बोला कि अपने आप को इतना डाइवर्स करके रखना कि कल को किसी एक देश पर निर्भर ना हो जाओ। भारत को विश्व गुरु बनना है, विश्व गुरु हम बनेंगे, लेकिन उससे पहले आधी दुनिया तो जीत लें। तो आधी दुनिया ये रही। इस तरह से भारत ने बात कही ग्लोबल साउथ से। इसके अलावा जयशंकर साहब ने कहा कि यूएन में भी कोई ना कोई बदलाव होने चाहिए। यूएन के होते हुए आज हम क्या देख रहे हैं, कहीं पर टेररिज्म हो रहा है, कहीं पर टैरिफ वॉर हो रहा है, कहीं पर अन्य समस्याएं हैं, युद्ध हो रहे हैं। तो यूएन क्या कर रहा है? एक देश टैरिफ पर टैरिफ लगाया जा रहा है, ट्रंप, यूएन तमाशा देख रहा है। कोई टेररिज्म पर टेररिज्म फैलाया जा रहा है, यूएन तमाशा देख रहा है। कहीं पर लड़ाई झगड़े डेली हो रहे हैं, यूएन तमाशा देख रहा है। तो इस पर भी जयशंकर साहब ने कहा कि यूएन के 80वां जो साल है, इसके मौके पर हमें ध्यान देना चाहिए कि यूएन किधर जा रहा है। तो यूएन के रिफॉर्म्स की बात करिए। अच्छा, मोदी साहब नहीं आए स्पीच देने के लिए। ध्यान रख लेना, किसी भी इंपॉर्टेंट इवेंट पर अगर मोदी साहब स्पीच देने नहीं जा रहे हैं तो इसका मतलब भारत का रुख साफ है कि भारत इस मंच को अब ज़्यादा तवज्जो नहीं देता। पहली बात ये भी है, अच्छा कुछ लोग ये कहते हैं कि यूएनएससी में हमको परमानेंट सीट चाहिए, परमानेंट सीट भारत को मिल जाए। हम ये मानते हैं कि यूएनएससी या यूएन को तवज्जो देना ही क्यों, परमानेंट सीट मिल भी जाएगी तो क्या कर लेंगे। ठीक है, हमारी इज्जत बढ़ेगी, और दिखाने के लिए, इज्जत बढ़ाने के लिए अच्छा है, लेकिन यूएन का अपने आप में कोई काम तो है नहीं है। दुनिया के आतंकी खुले घूम रहे हैं, सारी चीजें खुली हो रही हैं। तो क्यों ना एक विकल्प तैयार किया जाए यूएन का, और विकल्प हो सकता है ब्रिक्स। इसलिए यूएस और यूरोप ब्रिक्स से घबराते हैं। कहीं ये ब्रिक्स इतना बड़ा ना हो जाए कि इन्होंने अपनी बैंक तो बनाई ली है ब्रिक्स वालों ने, कहीं अपनी करेंसी ना ले आए, अपने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ना ले आए, और यूएन के पैरेलल ला करके एक संस्था खड़ी ना कर दें। तो भारत अभी उसको लेकर के सीरियस है। इसलिए मोदी साहब खुद नहीं गए। जिस मंच पर ट्रंप आकर के, नेतन्याहू आकर के भाषण देकर के गए, उस मंच पर मोदी साहब नहीं आए। तो इसका मतलब भारत ये जानता है कि यूएन की एक फॉर्मेलिटी है, उसको निभा लेते हैं। हाँ, ये बात सही है कि अपने वहाँ पर हम
पॉइंट्स रखे आएंगे। तो जयशंकर साहब ने ये बात भी कही। जयशंकर साहब ने ये भी कहा कि जो मल्टीलैटरलिज्म है वो बढ़ना चाहिए, और ये बोला कि ये धीरे धीरे कम किया जा रहा है, जो ठीक नहीं है। यानी कि यूएस पर निशाना था इस बार। यूएस जो इस तरह से दादागिरी झाड़ रहा है कि हम इस पर टैरिफ लगा देंगे, तुम हमारी बात मानो, तुम हम जैसे हम कह रहे हैं वैसे मानो, ये जो एक तरफा जो चल रहा है, जो सिंगल पोल बनाने की कोशिश की जा रही है दुनिया को, ये सब नहीं होना चाहिए, ऐसा जयशंकर साहब ने कहा। यानी यूएस को भी निशाने पे लिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें जयशंकर साहब ने बोली। जयशंकर साहब बड़े ही जो है भारत के रुख को स्पष्ट तरीके से रख कर के आए, चाहे पाकिस्तान का मुद्दा हो, चाहे यूएस का मुद्दा हो, ग्लोबल साउथ को संबोधित करना हो, यूएन को संबोधित करना हो, इन सभी मुद्दों पर इन्होंने कहा। और ये भी कहा कि दुनिया में जो लोकल टेंशन्स चल रही हैं, जो छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, ये भी शांत होने चाहिए। भारत ने इस पर भी अपनी बात वहाँ पर रखी। तो ये जयशंकर साहब ने कहा। शहबाज शरीफ क्या बोल के गया है वो मैंने आपको बता दिया, उसको जवाब क्या दिया हमने वो भी मैंने आपको बता दिया। अब बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है। ठीक है, देखो पाकिस्तान वाला वो दिखाता हूं कि ये खबर है मई की। ठीक है, देखो मई 7, 2025। इस समय पाकिस्तान कह रहा था कि हमने भारत के 5 जेट गिरा दिए, और इधर शहबाज शरीफ कह रहा है कि हमने 7 गिरा दिए। इनकी आर्मी कभी कहती है 5 गिरा दिए, कभी कहती है 6 गिरा दिए, कंफर्म ही नहीं है। तो इसका मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि झूठ किस लेवल का चल रहा है। इसने, ये शहबाज शरीफ है, इसने अच्छा गाजा के ऊपर भी बोला है। ये इंडिया के बारे में तो ये बोल के गया है कि हम तो इंडिया से डायलॉग करने के लिए तैयार हैं, इंडिया डायलॉग करने के लिए मान ही नहीं रहा है, इंडिया तो अपने पानी को रोक रहा है, जो कि एक तरीके से एक्ट ऑफ क्राइम है, इंडिया बातचीत करने को तैयार नहीं है। इस पर भी उन्होंने अपनी बातें कही, बेकार की बातें हैं। फिर उन्होंने कहा कि गाजा में सीज फायर हो जाना चाहिए, गाजा में ये सब नहीं होना चाहिए जो हो रहा है। ठीक है, वो तो तुझे बताएगा भी इजराइल, रुक जा। ठीक है, इस तरह की 2-4 बातें कह के गया था, हमें इसको ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी है। अब ट्रम्प चचा पे आते हैं। ट्रम्प चचा भी गए थे, तो ट्रम्प चचा तो वहाँ पर अपनी अपनी बातें कही आए। सबसे ज़्यादा इनको दिक्कत आई है वहाँ की व्यवस्थाओं से। जी हाँ, यूएन जनरल असेंबली में जब ये जा रहे थे, तो जो स्वचालित सीढ़ियाँ होती हैं, उन सीढ़ियों पर जैसे ही ऊपर चढ़ रहे थे, सीढ़ी अपने आप ही ऊपर जाती है, उस पर सीढ़ी एकदम से बंद हो जाती है। तो सीढ़ी बंद होने पर ये वहीं के वहीं खड़े हो गए, फिर पैदल चल के चले गए। उसके बाद जब ये स्पीच देने आई तो टेलीप्रॉम्प्टर लगा रहता है, वो एकदम से गड़बड़ा गया, उस पर आगे पीछे मामला हो गया, तो ये वहाँ गुस्सा आ गए। फिर जो ऑडियो इनका था, जो स्पीकर्स लगे थे, उसमें बीच में दिक्कत आ रही थी, तो उसमें भी ये गड़बड़ा गए। अंत में इन्होंने ये कहा, यूएन में ही कहा कि मैं यहाँ आया तो वहाँ पर एस्केलेटर्स बंद हो गए, यहाँ पर ये टेलीप्रॉम्प्टर काम नहीं कर रहा, ये जो कोई भी आदमी इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है वो जानता है कि वो तो अब गया। मतलब जो आदमी व्यवस्थाओं में लगे रहते हैं, अब ये उसकी नौकरी खाएंगे या उसको सजा दिलवाएंगे, इस तरह की इन्होंने धमकी दी थी। और ये भी कहा है कि मेरे ऊपर सैबोटाज हो रहा है, मेरे पास 3 बार ऐसा हुआ। एक बार जो है ऑडियो काम नहीं कर रहा था ठीक से, कभी टेलीप्रॉम्प्टर ठीक से काम नहीं कर रहा था, कभी एक्सकेलेटर काम नहीं कर रहे थे। ये सारी बातें भी उन्होंने अपनी बातें कही। तो ये अपना दूसरे आलापते रहते हैं, इनको अपनी बात से वो है। अच्छा, इसके बाद नेतन्याहू ने क्या कहा। नेतन्याहू जब आए तो जैसे ही ये स्पीच देने के लिए आ रहे थे, वहां से जितने भी सदस्य बैठे थे उनमें से ज़्यादातर उठ करके बाहर जाने लगे और इस चीज़ का विरोध करने लगे कि हम इजराइल के पीएम को नहीं सुनेंगे, ये वही है जो फिलिस्तीनियों के ऊपर बर्बरता कर रहा है। तो इन्होंने कहा जाना जाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपनी बात कहूँगा। इन्होंने यहाँ पर एक बारकोड पहना हुआ है, आप गौर से देखिए। ये इस बारकोड को स्कैन करने से आपको 7 अक्टूबर 2023 से लेकर के अब तक की सारी घटनाओं का विवरण मिल जाएगा जो इजराइल और हमास के साथ हुआ है। उसके बाद इन्होंने जब संबोधन स्टार्ट किया तो कुछ क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट किया बैठे हुए सदस्यों से, और इस तरह का एक कार्ड दिखा करके इन्होंने पूछा कि अच्छा बताओ कौन है जो चिल्लाता है कि अमेरिका की डेथ हो जानी चाहिए, ईरान, हमास, हिजबुल्लाह, हूती या ऑल ऑफ द अबव। तो देशों ने कहा ऑल ऑफ द अबव। फिर उन्होंने कहा अच्छा बताओ हु हैज मर्डर्ड अमेरिकन्स एंड यूरोपियंस इन कोल्ड ब्लड। तो अलकायदा ने, हमास ने, हिजबुल्लाह ने, ईरान ने, सभी ने। तो लोगों ने कहा सभी ने, ऑल ऑफ द अबव। इस तरह से लोगों से संबोधन किया। इन्होंने साथ में अपनी मुसाद से ये कह रखा था, जो इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, कि आप लोग गाजा में चले जाना और गाजा में इस कदर फैल जाना और ये सुनिश्चित करना कि मैं जो भी स्पीच यूएन में दे रहा हूं वो गाजा के एक एक लोग सुने। तीसरी बात, इन्होंने वहां पर उन लोगों को भी जवाब दिया जो एक एक करके फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं यूरोप और कनाडा वगैरह, ये छोटे मोटे जो जितने भी देश हैं, ये धीरे धीरे फिलिस्तीन को एक देश की मान्यता देते चले जा रहे हैं। इस पर भी नेतन्याहू ने कहा कि जो फिलिस्तीन को देश की मान्यता दे रहे हैं वो एक तरीके से न्यूयॉर्क के बगल में अलकायदा को मान्यता दे रहे हैं।
तो ध्यान रख लें वो कर क्या रहे हैं। अपने इरादे स्पष्ट कर दिए और इन्होंने ये भी कहा कि हम गाज़ा पर अब टेक ओवर करने जा रहे हैं, हम अपने तरीके से मिलिट्री टेक ओवर करेंगे। हमने गाज़ा में रह रहे लोगों को वार्न कर दिया है कि तुम यहाँ से चले जाओ, अब वो ना जाए तो फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं है। बोले हमने तो वार्न कर भी दिया है, लेकिन जब हम यहूदियों के साथ जर्मनी में नाजीज ने किया था, हमको तो वार्न भी नहीं किया था, हमको तो पकड़ पकड़ के मार दिया था। तो नाजीज ने तो यहूदियों को पकड़ के मार दिया था, भागने का मौका भी नहीं दिया था, हम तो भागने का मौका तो दे रहे हैं, ऐसा इन्होंने वहां पर कहा। अब ये बात सही है गलत है इस पर मैं बहस में नहीं पढ़ना चाहता, इन्होंने क्या कहा मैं आपको बता रहा हूं। इजराइल और रशिया से दो चीजें सीखने की हैं कि ये लोग अपने देश की सिक्योरिटी को लेकर के बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। आप ह्यूमन राइट्स का राग आलापते रहो, आप इनको गाली देते रहो, सैंक्शन लगाते रहो, धमकाते रहो, कुछ भी करते रहो, बॉयकॉट कर दो, कुछ भी कर दो, ये नहीं डरते किसी से। इनके लिए इनकी देश की सिक्योरिटी पहले है तो है, इसलिए आज इनका डिफेंस, इनका पूरी तरह से हथियार सारा कुछ देखिए एडवांस्ड है। हमारे यहाँ क्या है कि जरा सा कुछ करने जाओ तो लोगों को एनवायरनमेंट याद आ जाता है। अभी लद्दाख की घटना देख लीजिए, उधर आप ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट देख लीजिए, कांग्रेस को दिक्कत हो रही है कि वहाँ क्यों कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना। हमारे यहाँ दूसरे मुद्दों को उठा करके हमको ताकतवर नहीं बनने दिया गया। चाइना के बॉर्डर के किनारे हम आज तक सड़क नहीं बना पाए थे, जो बनने लगी हैं, अब बनने लगी हैं तो कह रहे हैं कि एनवायरनमेंट खराब हो जाएगा। तो आपको मैं मानता हूँ एनवायरनमेंट को हो सकता है थोड़ा नुकसान हो, लेकिन क्या आप चाहते हो कि एनवायरनमेंट के चक्कर में आपके देश पर कोई चढ़ जाए? ये सब नहीं होना चाहिए ना। तो इसलिए देश की सिक्योरिटी पहले है, दुनिया कुछ भी बकती रहे, कुछ भी बोलती रहे, हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये पूरा एक क्रक्स है जो मैंने आपको बताया किस तरह से भारत ने वहाँ पर अपने आप को रिप्रेजेंट किया। उम्मीद है मैं समझा पाया हूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।